आप लोग सोच रहे होंगे ना जाने पिछले कितने दिनों से मैं आपको यही तस्वीर दिखाता हूँ। लगभग हर वीडियो में मैं ये तस्वीर दिखा ही देता हूँ एक ना एक बार। क्या करूँ, इस तस्वीर की रेलेवेंस ही इतनी है, इस तस्वीर के इतने ज़्यादा मायने हैं कि मैं क्या बताऊँ। ये तस्वीर है उस अपोजिशन मीटिंग से जो कि 18 जुलाई को कर्नाटका के बेंगलुरु में हुई थी, जहाँ पर सारी अपोजिशन पार्टीज़ एक साथ आई थी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या फिर आप कहें तो एक प्लान डिस्कस करने 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी के अगेंस्ट। और इस पूरी मीटिंग के सेंटर में थे ये लोग जिन्हें हम जानते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के नाम से। ये वो परिवार है जिसने देश के आज़ादी के बाद से देश में सबसे ज़्यादा वक्त तक सत्ता का सुख भोगा है, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो पावर में रहे हैं। लेकिन आज देश की आज़ादी के इतने सालों बाद 2014 से 2023 तक पहली बार सबसे लंबा गैप है जब गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रही हो। देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इतने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी कभी भी सत्ता से बाहर नहीं रही थी। तो ऐसा क्यों है कि वो पार्टी एक वक्त जिसका इस देश के राजनीतिक पटल पर अश्वमेघ यज्ञ चलता था, वो पार्टी आज मात्र 52 या 53 सीटों पर महदूद रह गई है। आज वो पार्टी आम आदमी पार्टी, टीएमसी और ना जाने रीजनल पार्टीज़ कितनी ही सारी ऐसी हैं जिनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है सत्ता के लिए। वो पार्टी जो एक वक्त 543 सीटों में से 400 से ज़्यादा सीटों पर जीत कर आई थी, आज क्यों इस पार्टी का ऐसा हाल हो गया है। तो क्यों ना इस एपिसोड में एक पर्सपेक्टिव जाने उस पार्टी के बारे में, और जाने कि क्या रहा है इतिहास कांग्रेस का और क्यों कांग्रेस आज इस स्थिति में है। इतिहास में किन उन कारणों से कांग्रेस आज भी देश की राजनीति में रेलेवेंस तो बनाई रखी है, मगर वो रेलेवेंस धीरे धीरे खत्म भी हो जा रही है कुछ पॉलिटिकल ब्लंडर्स के कारण। और साथ ही साथ जानेंगे उस कांग्रेस में जो आज़ादी के वक्त थी और वो कांग्रेस जिसे हम आज देखते हैं, इन दोनों में कितना ज़्यादा अंतर है। तो चलिए चलते हैं कांग्रेस के सफ़र पर और चलते हैं साल 1947 में। साल 1943 में जब अंग्रेज़ इस देश को छोड़कर जा रहे थे, तो उनका ऐसा कहना था कि 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी, हम उसे सत्ता सौंप कर जाएंगे। और कांग्रेस की पॉपुलैरिटी और गांधी जी, नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेताओं की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ के कारण इसमें कोई शक भी नहीं था कि कांग्रेस एक बड़ी जीत दर्ज करेगी। और ऐसा हुआ भी। कांग्रेस ने 900 से ऊपर सीट उस वक्त प्रोविंशियल इलेक्शंस में जीते और कई राज्यों में सरकार बनाई। कुछ राज्यों को छोड़ दें जिसमें पंजाब और बंगाल आते थे। उसके बाद देश का पार्टीशन होता है, इंडिया पाकिस्तान दो मुल्क बनते हैं और आते हैं देश के पहले लोकसभा चुनाव साल 1951-52 में। साल 1951-52 में देश के पहले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस एक बड़ी जीत दर्ज करती है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। आप सोचेंगे कि क्यों कांग्रेस ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की। तो ऐसा हुआ था कि 40-30 के दशक के दौरान जितनी भी आइडियोलॉजीज़ थी, चाहे वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हो, चाहे वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी हो, चाहे वो राइट विंग आइडियोलॉजी हो, चाहे वो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी हो, कांग्रेस ने उन सभी आइडियोलॉजी को अपने अंदर समा लिया था। और अपने इसी इंक्लूसिव कैरेक्टर या फिर कहूँ तो समनिवेशी गुण के कारण कांग्रेस में तमाम राइट से लेकर लेफ्ट विंग के तमाम आइडियोलॉग्स थे, तमाम नेता थे। यहाँ पर राइट विंग से आने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गोविंद वल्लभ पंत जैसे नेता भी, और सेंटर लेफ्ट आइडियोलॉजी से मेल जोल खाने वाले नेहरू भी थे। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर सभी आइडियोलॉजीज के लोग थे, और उसी के कारण आइडियोलॉजिकल फ्रंट पर भी और ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंट पर भी कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत थी। और कांग्रेस के आसपास भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। और साल 1951-52 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पहली जीत दर्ज करती है। इसके बाद हम चलते हैं 11 साल आगे, साल 1963 में, यानी साल 1962 की युद्ध के एक साल बाद। साल 1962 के युद्ध में भारत की हार हुई थी चीन के सामने। उस युद्ध के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की पॉपुलैरिटी और नेहरू की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही थी, और तो और नेहरू का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा था। उस वक्त तक कांग्रेस की कमान जवाहरलाल नेहरू के ही हाथ में थी। कांग्रेस का अध्यक्ष भले ही कोई भी हो, मगर जवाहरलाल नेहरू ही सारे मुख्य डिसीजंस लेते थे और कांग्रेस पार्टी में एक तरीके से उनका वर्चस्व था।
मगर साल 1963 में कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू की बिगड़ती हेल्थ के बाद के कामराज, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया और उन्होंने कामराज प्लान प्रस्तुत किया। तो क्या था कामराज प्लान? के कामराज अच्छी तरह से समझ चुके थे कि कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है वो लगातार कमती जा रही है। तो हमें कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं, जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं वापस ज़मीन पर लाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन पे लाना पड़ेगा। उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन पे काम करें, अपने बड़े पदों को छोड़ें। और उसके बाद तकरीबन 8 या 9 राज्यों की जो मुख्यमंत्री हैं उनसे उसका इस्तीफा लिया गया था कामराज प्लान के तहत, और उन सभी नेताओं को ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारियां दी गई थी ताकि कांग्रेस को फिर से सशक्त किया जा सके। इन नेताओं में लाल बहादुर शास्त्री, खुद के कामराज, निजलिंगप्पा, एस के पाटिल जैसे कई सारे नेता थे। इसके बाद आता है साल 1964 का। साल 1964 में 26 मई की तारीख को जवाहरलाल नेहरू अपनी आखिरी सांसें लेते हैं और उसके बाद देश के सामने आता है एक बड़ा सवाल कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो नेहरू के बाद जो सबसे सीनियर लीडर थे कांग्रेस में और जिनके पास उस तरीके का पॉलिटिकल कैपिटल था वो थे मोरारजी देसाई। मगर के कामराज खुद भी एक बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन थे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि मोरारजी देसाई जैसा चालाक नेता, चतुर नेता अगर प्रधानमंत्री बन गया तो के कामराज की अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी कांग्रेस के अंदर और पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर। के कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री को बड़ी ही चालाकी से प्रधानमंत्री पद पे बैठा दिया। और तो और ये नेहरू की डेथ से पहले ही तय हो गया था कि लाल बहादुर शास्त्री को ही उनका सक्सेसर बनाया जाएगा। मोरारजी देसाई नाराज जरूर हुए पर वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए और लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। बीच में कुछ समय तक गुलजारीलाल नंदा भी प्रधानमंत्री रहे थे, मगर वो एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, वर्किंग प्राइम मिनिस्टर थे। इसके बाद आया साल 1967 का, जब ताशकंद में एक पीस ट्रीटी के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की अननेचुरल स्टेट में मृत्यु हो जाती है और फिर से देश के सामने एक सवाल आया कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन। तब तक के लिए फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुन लिया गया था उन्हीं गुलजारीलाल नंदा को। अब गुलजारीलाल नंदा फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो बन गए थे, मगर देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होता? मोरारजी देसाई, जो पिछली बार प्रधानमंत्री बनने का मौका खो चुके थे, वो इस बार किसी भी हालत में चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने अपनी पूरी मशक्कत की, लेकिन कामराज, जो बहुत चालाक पॉलिटिशियन थे, अच्छी तरह से जानते थे कि अगर एक बार मोरारजी सत्ता तक पहुंच गए तो कामराज का पॉलिटिकल करियर शायद खत्म हो जाए। इसीलिए उन्होंने बड़ी ही चालाकी से जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। और पुराने एपिसोड्स में मैंने आपको बताया भी है कि किस तरह उस वक्त जो ऑपोजिशन था वो इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहकर मॉक करता था, उन्हें कामराज की कठपुतली समझा जाता था। खैर, आगे क्या हुआ वो तो मैं बताऊंगा ही, पर इस तरीके से आप देख सकते हैं शायद के कामराज, तमिलनाडु से आने वाले कामराज, इस देश के सबसे बड़े किंग मेकर थे, क्योंकि उन्होंने एक नहीं दो दो प्रधानमंत्री इस देश में बनाए। आप सोच रहे होंगे कि के कामराज अगर इतने सक्षम थे तो वो खुद क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन गए? तो जवाब है, के कामराज का मानना था कि इस देश में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता अगर उसे हिंदी ना आती हो। कामराज को हिंदी नहीं आती थी, इसलिए वो खुद प्रधानमंत्री पद पर कभी नहीं बैठे और दोनों बार उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को उस पद पर बैठा दिया। इसके बाद आता है साल 1967 का। साल 1967 में कांग्रेस को पहली बार एक बड़ा इलेक्टोरल झटका लगता है जब वो 2/3 मेजॉरिटी से चूकती है। बड़ी मुश्किल से किसी तरह कांग्रेस को 275 सीटें हासिल होती हैं लोकसभा इलेक्शंस में और वो मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस करती हैं। और तो और कई स्टेट इलेक्शंस में, उस दौर में स्टेट इलेक्शंस और नेशनल इलेक्शंस एक साथ होते थे, कई स्टेट इलेक्शंस में भी, कई असेंबलीज में भी उनको हार का सामना करना पड़ा और संयुक्त सरकारें बनी बिहार जैसे कई राज्यों में। और उसके बाद कांग्रेस को और कामराज को लगा कि कहीं ना कहीं हमें ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर स्टेबल हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उन्हें चीज़ें समझ में आने लगी थी। और इसके बाद धीरे धीरे इंदिरा गांधी और कामराज के डिफरेंसेस बढ़ते गए। कामराज उन ओल्ड टर्स को, उन ओल्ड गार्ड का नेतृत्व कर रहे थे जो कांग्रेस के पुराने लोग थे। वहीं इंदिरा गांधी के पास यंग टर्क्स थे जिसमें कांग्रेस के युवा लोग थे। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के युवा लोग थे वो इंदिरा गांधी के साथ थे और जो बुजुर्ग लोग थे, जो ओल्ड गार्ड था, वो कामराज के साथ था। धीरे धीरे ये डिफरेंसेस बढ़ते गए और कई बार कामराज और इंदिरा गांधी के ओपिनियंस किसी मैटर पे
एक साथ नहीं होते थे, कई बार वो डाइवर्ज करते थे किसी किसी टॉपिक पर। इसके बाद आता है साल 1969 का, और साल 1969 में होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट जिसे चुनती है वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को के कामराज ने चुना था, क्योंकि उनका मानना था कि वो सही आदमी है प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठने के लिए। लेकिन इंदिरा गांधी को नीलम संजीव रेड्डी के चेहरे से ऐतराज़ था, इसीलिए इंदिरा गांधी ने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस से इतर खड़ा किया जिसका नाम था वीवी गिरी। और उसके बाद जब चुनाव से कुछ वक्त पहले इंदिरा गांधी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने अपने पार्टी के सभी सांसद और विधायकों से ये अपील की कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट करें। कहीं ना कहीं ये एक इशारा था कि आप मेरे कैंडिडेट को चुनिए। और उसके बाद इस देश का सबसे क्लोज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है जहां पर दूसरी श्रेणी के भी मतों को गिना जाता है। और जब रिजल्ट आता है तो सब हैरान थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो पावर में थी उसका खुद का कैंडिडेट यानी नीलम संजीव रेड्डी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हार गए थे और देश के राष्ट्रपति बन गए थे वीवी गिरी, जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। और इसके बाद होता है कांग्रेस में एक बड़ा स्प्लिट, जिसके बाद इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई और कामराज की कांग्रेस ओ दो अलग अलग पार्टीज में बढ़ जाती है। यानी जो कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से एक साथ चल रही थी वो दो पॉलिटिकल पार्टीज में बढ़ जाती है, जिसमें एक का नेतृत्व कर रही थी इंदिरा गांधी और एक का नेतृत्व कर रहे थे के कामराज। इसके बाद इंदिरा गांधी लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर बरकरार रहती हैं, क्योंकि उनकी सरकार को लेफ्ट पार्टीज का समर्थन मिल जाता है। देखिए तो 1969 कांग्रेस और इस देश की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर वो इवेंट ना हुआ होता तो शायद कांग्रेस और देश की पॉलिटिक्स काफ़ी अलग होती। कांग्रेस में जो परिवारवाद का भी जो चलन था वो 69 के इलेक्शंस के बाद ही आया, क्योंकि कांग्रेस में गांधी फैमिली की या फिर कहूँ तो इंदिरा गांधी की एक पावर हेजमोनी इस्टेब्लिश हो गई उनकी खुद की कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि जो लोग उनसे डिसएग्री करते थे वो तो कामराज के साथ अलग हो गए थे, तो जितने भी लोग बचे वो सारे उनके लॉयलिस्ट थे। इसके बाद साल 1971 आता है। इन 2 सालों के बीच में इंदिरा गांधी ने कई सारी पॉपुलिस्ट मूव्स के जरिए, कई सारी पॉपुलर पॉलिसीज़ के जरिए, जिनमें प्रीवी पर्स था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स थे, उनके ज़रिए जनता के बीच एक मैसिव सपोर्ट गेन कर लिया था। और उसके बाद 71 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत होती है, जिसके बाद इंदिरा गांधी एक कल्ट के तौर पर पूरे देश की पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिश हो जाती हैं और नेशनल पॉलिटिक्स को डोमिनेट करती हैं अपने सिंगल फेस के दम पर। यानी आप समझिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह पावर का जो सेंट्रलाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म में इस देश के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए हानिकारक होता है, और कांग्रेस के साथ भी यही हो रहा था। 1971 के बाद जो पावर थी उसका एक्यूमुलेशन हो गया गांधी फैमिली यानी इंदिरा गांधी के पास, और जिसके कारण जो चर्चाएं थी, बात था, संवाद था, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ थी वो कांग्रेस की और ज़्यादा कमज़ोर होने लगी, क्योंकि सिर्फ वही होता था जो इंदिरा गांधी चाहती थी, क्योंकि सारी पावर देश की जनता ने उनकी मुट्ठी में दे दी, उनकी हाथों में दे दी। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जो पावर का कॉन्सेप्ट था कांग्रेस में और देश में वो खत्म होना शुरू हो गया और सारी पावर सेंट्रलाइज्ड हो गई, केंद्रित हो गई इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द। वो जिसको चाहती मुख्यमंत्री बनाती, जिसको चाहती मंत्री बनाती। और कांग्रेस में इसी के बाद ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर, यानी कि आप देखें तो यानी सिस्टम जो था कांग्रेस का, उसके स्तर पर काम होना बिल्कुल बंद हो गया। और इसी दौरान पॉलिटिक्स में एंट्री होती है इनकी। अब ये कौन है? तो ये हैं राहुल गांधी के चाचा और इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी। संजय गांधी वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते थे। उनका सपना था भारत के लोगों के लिए एक फैमिली कार बनाना, जिसे उन्होंने जनता कार नाम दिया था। आपने सुना होगा ब्रांड मारुति एंड सुजुकी, उसकी जो मारुति कार थी, मारुति जो शब्द है वो संजय गांधी की कंपनी से शुरू हुआ था। मारुति कंपनी संजय गांधी ने ही शुरू की थी, और इसके लिए उन्हें हरियाणा में जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे वहाँ के बंसीलाल, उनके द्वारा काफ़ी सारी ज़मीन भी अलॉट करवाई गई थी। और ये मसला आज भी नेशनल पॉलिटिक्स में कई बार उठाया जाता है। संजय गांधी उस दौर में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली पावरफुल हो गए थे, और उनकी पॉलिटिकल पावर का सिर्फ एकमात्र कारण था उनका इंदिरा गांधी का बेटा होना। क्योंकि वो इंदिरा गांधी के बेटे थे, इसलिए सबको लगता था कि क्योंकि वो इंदिरा गांधी के बेटे हैं तो अगर उनके करीब वो आ सकें तो इंदिरा गांधी के भी करीब आ सकें, और अगर इंदिरा गांधी के करीब आ गए तो पॉलिटिकल पावर या फिर सत्ता का सुख उन्हें भी मिलेगा।
उस दौर का हाल कुछ ऐसा है कि कहा जाता था कि इस देश का जो सबसे ताकतवर इंसान है वो है इंदिरा गांधी, और उसके बाद जो अगला सबसे कोई ताकतवर इंसान है वो कोई मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या केंद्रीय मंत्री नहीं है, वो है इंदिरा गांधी के खुद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी R K धवन। तो उस दौर में पावर का बहुत ही खतरनाक सेंट्रलाइजेशन हुआ कांग्रेस के अंदर। उसके बाद इमरजेंसी लगी और पूरा विपक्ष जो है वो इंदिरा गांधी के खिलाफ एक होता है, और ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं जिसके अंदर 1977 में पहली बार इस देश में आज़ादी के 30 साल बाद एक नॉन कांग्रेसी सरकार बनती है, जनता पार्टी सरकार बनाती है, और मोरारजी देसाई जो कि PM इन वेटिंग थे कहीं ना कहीं 1964 से, वो 13 साल बाद इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। फाइनली मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए थे, मगर ज़्यादा दिन तक उनकी सरकार चली नहीं। 79 में उनकी सरकार से चौधरी चरण सिंह के समर्थन वापस लेने के बाद उनकी सरकार भी गिर गई। मगर इन सालों में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था साल 1978 का। साल 1978 में कांग्रेस पार्टी में और इंदिरा गांधी में एक और स्प्लिट हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष थी और जो सबसे बड़ी नेता थी इंदिरा गांधी, उन्होंने जो मेन कांग्रेस पार्टी थी उससे अलग अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, कांग्रेस आई, यानी कांग्रेस इंदिरा। ये कांग्रेस में दूसरा मेजर स्प्लिट था आज़ादी के बाद। उसमें इंदिरा गांधी के जितने भी लॉयलिस्ट थे, यानी जितने भी लोग उनसे डिसएग्री करते थे, उनके अलावा सारे लोगों को लेकर उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी। और जिन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया था, जो लोग उनके साथ नहीं थे, वो थे महाराष्ट्र के नेता YB चौहान, कर्नाटका के नेता देवराज उर्ष और केरला के नेता ब्रह्मानंद रेड्डी। इन नेताओं ने मिल करके अगले साल 79 में अपनी अलग कांग्रेस बनाई, कांग्रेस URS यानी कांग्रेस उर्ष, जो कि देवराज उर्ष के नाम से प्रेरित थी। तो देखिए, कांग्रेस में अब दो स्प्लिट हो चुके थे। 69 में जो बुजुर्ग तबका था, ओल्ड गार्ड, वो कांग्रेस से अलग हो गया, और 78 में 9 साल बाद कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी के साथ सिर्फ वही लोग बचे थे जो उनके बिल्कुल लॉयलिस्ट थे। यानी जो पावर का जो सेंट्रलाइजेशन था या फिर इंदिरा गांधी की जो इंपॉर्टेंस थी कांग्रेस के अंदर, वो इस इवेंट के बाद और बढ़ गई, क्योंकि अब और ज़्यादा लॉयलिस्ट उनके करीब आ चुके थे। सिर्फ वही लोग थे जो कि उनको हाँ हाँ हर बात पे करते थे, उनसे डिसएग्री नहीं करते थे। इसके बाद आता है साल 1980 का, जब देश के मैक्सिमम लोगों को ये समझ में आ गया था कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये टिक नहीं पाएगी, और उसके बाद उनका विश्वास जनता पार्टी से उठ गया और वापस से उन्होंने एक फेस को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट किया और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। इसके बाद साल 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, मगर उससे 3 साल पहले साल 1981 में एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। गांधी अपने बेटे संजय गांधी को अपने पॉलिटिकल सक्सेसर के तौर पर तैयार कर रही थी। वो चाहती थी कि उनके बाद उनको सक्सीड करे संजय गांधी, मगर साल 1981 में संजय गांधी की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। उसके बाद इंदिरा गांधी को अपने बड़े बेटे यानी राजीव गांधी, जो कि एयर इंडिया में पायलट थे, उनको लाना पड़ता है पॉलिटिक्स में, और वो पॉलिटिक्स में तब आते हैं जब संजय गांधी की मृत्यु हो जाती है। तो इसी के कारण फिर राजीव गांधी को तैयार किया जाता है पॉलिटिक्स का। सोचिए ये कैसा डिसीजन है कि एयर इंडिया के एक पायलट को लाया जाता है इस देश की सबसे बड़ी नेता के पॉलिटिकल सक्सेसर के तौर पे ग्रूम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो फॉल है और जो कांग्रेस में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसकी खतरनाक शुरुआत 70s और 80s के दौर में हो चुकी थी, और संजय गांधी और राजीव गांधी इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं हमें। इसके बाद राजीव गांधी को उनके सक्सेसर के तौर पे तैयार किया जाता है, और 1984 में उनकी डेथ हो जाती है, उनको गोली मार दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद राजीव गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जो उस वक्त मात्र 42 साल के थे, इस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उनकी एज इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। उनको इंडियन पॉलिटिक्स का बहुत कम अनुभव था, उनको बहुत कम जानकारी थी इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, इसके बावजूद उनको इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया था। उसके बाद साल 1984 के लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, जिसमें इस 42 साल के युवा नेता को, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, इतिहास का सबसे बड़ा मैंडेट मिलता है, और कांग्रेस 543 में से 416 लोकसभा सीट्स पे जीतती है, और राजीव गांधी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इतने बड़े मैंडेट को हासिल करने के बाद कहीं ना कहीं जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है वो एक और लेवल ऊपर जा चुकी थी कांग्रेस में, क्योंकि एक तो राजीव गांधी का पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस, और तो और पावर का जो सेंट्रलाइजेशन था, क्योंकि अब उनको पता था उनको तो कोई हटाने वाला है नहीं, जिसके कारण कांग्रेस में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था उस पर काम होना तो बिल्कुल ही बंद हो गया। राजीव गांधी जब आए थे पावर में, तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, मैं कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में ये करूँगा वो करूँगा, पर धीरे धीरे वो जैसे प्रधानमंत्री बने,
ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे चेंजेस लाने की या फिर देश के लेवल पे चेंजेस लाने की जो उनकी पॉलिटिकल विल है वो ख़त्म हो गई। अब राजीव गांधी का जो टेन्योर था वो आखिरी बार था, यानी 1984 के इलेक्शंस वो आखिरी बार थे जब कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर इस देश की लोकसभा में मेजॉरिटी मिली हो। आप सोचिए कि कितना बड़ा सेटबैक थे कांग्रेस पार्टी के लिए कि उनका हाई जो है वो था 416 सीटें, और उतने बड़े हाई को अचीव करने के बाद, उतनी बड़ी विक्ट्री को अचीव करने के बाद कांग्रेस पार्टी कभी मेजॉरिटी तक ही नहीं पहुंची। तो आप सोचिए कितना बड़ा सेटबैक था ये इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस के लिए। पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि राजीव गांधी ने कई सारे ऐसे ब्लंडरस डिसीजंस लिए जिसके कारण बीजेपी, राइट विंग और कास्ट पॉलिटिक्स, मंडल पॉलिटिक्स का ऐसा राइज हुआ इंडियन पॉलिटिक्स में कि 1990 के दौर में कांग्रेस को समझ ही नहीं आया कि वो करे क्या, वो किस तरफ जाए। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने उसके 2 साल बाद एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया उन्होंने। जब इस देश में 1986 में शाहबानो वर्डिक्ट आया, तब राजीव गांधी की सरकार ने सोचा कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस से छिटकता जा रहा है। तो मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को अपीज़ करने के लिए उन्होंने जो शाहबानो वर्डिक्ट था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, उसको पलट दिया। पार्लियामेंट का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट में अध्यादेश लाकर इंडियन विमेन एक्ट 1986 बना दिया। दरअसल शाहबानो मामले में शाहबानो नाम की महिला को उसके पति ने तलाक दे दिया था। उसके बाद वो नहीं चाहता था कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे, और उसके लिए वो इस्लाम के कुछ कानून गिनवा रहा था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके ये फैसला लिया कि नहीं, शाहबानो को पूरा का पूरा जो मुआवजा है जीवन भर उसके पति को देना पड़ेगा। लेकिन इससे जो मुस्लिम संगठन थे वो देश भर में खुश नहीं थे, उनको लग रहा था कि तो गलत हो रहा है। तो मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुस्लिम अपीजमेंट करने के लिए राजीव गांधी ने एक बड़ा डिसीजन लिया और उस कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इसके बाद उनको तो लगा कि मुस्लिम हमारे साथ आएंगे, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर माइनॉरिटी अपीजमेंट या फिर मुस्लिम अपीजमेंट का एक बहुत बड़ा आरोप लगा। बीजेपी ने इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे से इलेक्टोरली भुनाया और पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि किस तरह कांग्रेस की सरकार जो है, राजीव गांधी की सरकार, वो मुसलमानों के लिए फ़ैसला ले रही है, एक पार्टिकुलर रिलीजन के लिए फ़ैसला ले रही है। इसके बाद उनका जो दूसरा बहुत बड़ा ब्लंडरस डिसीजन था वो आया साल 1988 में, जब उन्होंने फैसला लिया बाबरी मस्जिद जो उस वक्त था उसके दरवाजे खुलवाए जाएँ, वहाँ पूजा पाठ और कीर्तन की अनुमति दे दी जाए। उनको लगा कि चलो एक फ़ैसला मैंने मुसलमानों के लिए ले लिया, अब एक फ़ैसला हिंदुओं के लिए ले लेता हूँ, इससे क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, दोनों खुश हो जाएंगे। मगर उनको समझ में नहीं आया कि पॉलिटिक्स कोई सीसो का गेम नहीं है जहाँ पे आप बैलेंस करके चल जाएं। उनका ये फैसला उल्टा पड़ गया, क्योंकि जैसे ही ये दरवाज़ा खुला बीजेपी ने इसको अपनी विक्ट्री की तरह क्लेम कर लिया और उन्होंने राम मंदिर, राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था उसमें और आग लग गई और तेज़ी से पूरा राम जन्मभूमि आंदोलन बढ़ने लगा। और उसके बाद बीजेपी और ज़्यादा मजबूत हो गई 1989 के लोकसभा इलेक्शंस में। अब देखिए 1984 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी ने मात्र 2 सीटें जीती थी। वहीं 1989 सिर्फ 5 साल बाद बीजेपी वहाँ से बढ़ करके 84 लोकसभा सीट्स पे आ गई, और कांग्रेस जिसने 400 सीट जीती थी वो गिर करके 200 से भी नीचे आ गई। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक था, दो बहुत बड़े ब्लंडर्स थे राजीव गांधी के रिजीम में जो उन्होंने ली है। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह, जिन्होंने मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट जो पिछले 10-11 साल से धूल खा रही थी उस रिपोर्ट को लागू कर दिया, और इस देश में ओबीसी रिजर्वेशन आ गया और मंडल की पूरी पॉलिटिक्स शुरू हो गई। जिसके बाद कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और बढ़ गई। और इसके बाद हुआ साल 1992 में अयोध्या में डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, जिसके बाद राम जन्मभूमि का भी जो मसला था, जो पोलराइजेशन थी हिंदू मुस्लिम की, वो भी बढ़ गई। तो एक तरफ मंडल पॉलिटिक्स चल रही थी, एक तरफ रिलीजन पॉलिटिक्स चल रही थी। लेकिन इन सब के बीच होती है राजीव गांधी की डेथ, जिसके बाद कांग्रेस में एक बहुत बड़ा लीडरशिप क्राइसिस आ जाता है। राजीव गांधी भले ही युवा थे मगर वो कम से कम एक लीडर तो थे, कम से कम वो एक बाइंडिंग फोर्स थे कांग्रेस में। लेकिन उनकी डेथ के बाद कांग्रेस के अंदर जो बाइंडिंग फोर्स थी, जो बाइंडिंग ग्लू था, वो कुछ वक्त के लिए ख़त्म हो गया। और उस लीडरशिप क्राइसिस में कांग्रेस को समझ ही नहीं आया कि जहाँ पर एक तरफ सोशलिस्ट ब्लॉक जो है देश का, जो जनता पार्टी से लिखे दल हैं, वो कास्ट पॉलिटिक्स पे जोर दे रहे हैं, और बीजेपी जैसे दल हैं जो रिलीजन की पॉलिटिक्स पे जोर दे रहे हैं। इस वक्त कांग्रेस क्या करे, और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया लिटरली। 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जो थोड़ी बहुत संवेदना मिली उसके कारण ज़रूर कांग्रेस को 244 सीटें मिली, लेकिन अल्पमत से 5 साल सरकार चलाने के बाद 1996 से 2004 तक बुरी तरह से कांग्रेस हारती रही लगातार। 98 के इलेक्शंस में, 96 के इलेक्शंस में, 99 के इलेक्शंस में लगातार 3 बड़ी हारें उन्होंने देखी लोकसभा इलेक्शंस में।
और इस पूरे दौर में उन्होंने कास्ट या रिलीजन को समझने की या फिर उस लेवल पे उनकी पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लिया। इसके साथ साथ इस दौर में कई स्प्लिट्स भी हुई कांग्रेस पार्टी में। इसके बाद फाइनली साल 1997-1998 में सोनिया गांधी की एंट्री होती है पॉलिटिक्स में, जब 98 के चुनावों में वो कांग्रेस के लिए प्रचार करने का फैसला करती हैं। और उसके सिर्फ कुछ समय बाद वापस से सीताराम केसरी, जो उस वक्त के कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उनके खिलाफ एक कू होता है और वापस से गांधी परिवार को रेलिवेंट बना दिया जाता है कांग्रेस में। कांग्रेस के पास एक मौका था कि वो शायद गांधी परिवार से आगे बढ़ सके, वो गांधी परिवार को छोड़कर जो कांग्रेस की ओरिजिनल वैल्यूज़ थी उन पर जा सके और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से दूर हो सके। क्योंकि आप देखिए, राजीव गांधी की डेथ हुई 91 में, सोनिया गांधी उस वक्त पॉलिटिक्स में आने की तो कंडीशन में ही नहीं थी। तो कांग्रेस पार्टी चाहती तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे वर्क करके कहीं ना कहीं देश में सत्ता हासिल कर सकती थी, वो मंडल पॉलिटिक्स और कमंडल पॉलिटिक्स को काउंटर कर सकती थी, पर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस वापस से साल 1998 में सोनिया गांधी के पास गई और उनको अपना नेता बना लिया गया, यानी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को वापस से अपना लिया कांग्रेस पार्टी ने। उसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में हार मिली, मगर फिर आए साल 2004 के लोकसभा इलेक्शंस। कांग्रेस चिंतित थी कि अब होगा क्या। साल 2004 और 2003 की अगर आप मीडिया चैनल्स की जो रिपोर्ट्स हैं, जो सर्वेज हैं, उनको पढ़ें तो आपको लगेगा कि कांग्रेस देश के पॉलिटिकल स्पेस में कहीं रेलेवेंट ही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी इससे बहुत ज़्यादा चिंतित थी। लग ही नहीं रहा था कि 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में कोई उम्मीद है। तभी पंचवटी में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी इस बात पर विचार करने जाती है कि होगा क्या। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी सजेस्ट करते हैं कि कांग्रेस को पावर की पॉलिटिक्स को कुछ सालों के लिए, तकरीबन अगले 8-10 साल के लिए पावर को बिल्कुल भूल जाना चाहिए और हम जहाँ पे हैं, हमारे पास जो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन बचा है, उसी के साथ मिल करके हमें बिल्कुल स्ट्रगल की पॉलिटिक्स में जाना चाहिए और बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी गठजोड़ के हमें लगातार कांग्रेस के बेसिक आइडियाज़ पे काम करते हुए अपने आप को वापस नेशनल लेवल पे इस्टेब्लिश करना चाहिए। कांग्रेस फैसला करती इससे पहले ही 2004 के लोकसभा इलेक्शंस आ गए और 2004 के लोकसभा इलेक्शंस ने पूरे के पूरे देश को हैरान कर दिया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में ये एक्सपेक्टेड था कि इंडिया शाइनिंग कैंपेन जो बीजेपी ने चलाया था, उसके बाद बीजेपी ज़रूर जीतेगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। बीजेपी हार गई। कांग्रेस से 6 सीटें उल्टा कम जीतती बीजेपी, और उनका जो कॉलिएशन था एनडीए, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। खास करके दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में डीएमके की हार भी एक बड़ी वजह बनी। इसके बाद साल 2004 में लेफ्ट पार्टियों की मदद से कांग्रेस पार्टी वापस से सत्ता में आई और डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहती है। 2009 में वापस से उन्हें जीत मिलती है, वो 209 सीटें जीतती हैं। लेकिन इस बीच भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं होता है और इस बीच पॉलिटिक्स में एंट्री होती है कांग्रेस पार्टी के अघोषित प्रिंस की या फिर अघोषित राजकुमार की। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की। वो नेता जिनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग पिछले 20 साल से चल रही है, वो नेता जो 2004 से 2023 तक पिछले 19 सालों से इस देश में एक युवा नेता ही हैं। वो नेता जिनको 2004 से न जाने कितनी ही बार लॉन्च कर दिया गया है और भी हाल में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भी फिर से कांग्रेस ने राहुल गांधी की ब्रांडिंग की कोशिश की थी। 2004 से 2014 का जो पॉलिटिकल स्पेस है इस देश का, उसमें राहुल गांधी की एंट्री होती है पॉलिटिक्स में और 2007 में उनको नेशनल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। अगेन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। 2007-8 के दौरान कई यूनिवर्सिटीज़ में राहुल गांधी जाते हैं और कहते हैं कि वो इंश्योर करेंगे कि सोनिया गांधी के बाद कोई भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो है वो गांधी परिवार से ना आए। लेकिन 2017 में वापस से एक सोनिया गांधी के बाद फिर से गांधी परिवार से आने वाले ही राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं। और तो और इस पूरे दौर में कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन पे काम नहीं करती है, अपने आप को सुधारने पे काम नहीं करती है, और तो और कांग्रेस अपनी जो विजनरी सोच है उसको भी कहीं ना कहीं खो बैठी थी। क्योंकि 2010-11 के बाद जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक इतना बड़ा शगुफा खड़ा हुआ, जिसे इस नेता ने खड़ा किया था, आज की तारीख में मैं बार बार आपको वो फ़ोटो दिखाता हूँ, उस फोटो को अच्छे से देखिए। वहाँ पे आज आपको अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ बैठे दिखते हैं, क्योंकि ये दोनों सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन उस दौर में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो पूरा शगुफा था, वो अरविंद केजरीवाल ने ही खड़ा किया था। अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा रोल था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पूरे मूवमेंट में। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट होता है
लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला जैसे ना जाने कितने ही ऐसे मुद्दे जो 2011, 12, 13 के दौरान उछले थे, उन्होंने कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिटिक्स में एक नरेटिव क्रिएट कर दिया था कांग्रेस के अगेंस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था और कांग्रेस कोई भी काउंटर उसके सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान होता है गुजरात के नेता नरेंद्र मोदी का राइज, जब 2012-13 में लगातार वो देश भर में घूम घूम कर अपने गुजरात मॉडल का प्रचार करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं, किस तरह से 2014 के इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं इलेक्शंस को जीतने के बाद, और किस तरीके से 9 साल से पिछले कांग्रेस अपना इस देश में पॉलिटिकल स्पेस तलाश रही है। और 9 साल में शायद कांग्रेस ने इतने इलेक्शंस हारे हैं इस देश में जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन लास्ट जो फैक्टर है, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो गया, पावर की सेंट्रलाइजेशन हो गया, विजनरी लीडरशिप की कमी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन की कमी हो गई, इसके सामने जो लास्ट रीज़न है वो है ये। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये है नरेंद्र मोदी का इंस्टाग्राम अकाउंट और ये है राहुल गांधी का इंस्टाग्राम अकाउंट। ये है बीजेपी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट और ये है कांग्रेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट। अब देखिए, बात कुछ ऐसी है कि बीजेपी और कांग्रेस, उन दोनों में बीजेपी ने साल 2013, 14, 15 के दौरान ये समझ लिया था कि जो नेक्स्ट बिग थिंग है, जो आने वाली बड़ी चीज़ है, वो है टेक्नोलॉजी के कारण उत्पन्न हुआ सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया भी आज की तारीख में बीजेपी की कैंपेनिंग का एक बहुत बड़ा तरीका है। और आईटी सेल के ज़रिए बीजेपी आज की तारीख में इस देश के सोशल मीडिया स्पेस में पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है। वहीं अगर आप कांग्रेस की बात करें तो सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस आज भी 2023 में जब हम एआई की बात कर रहे हैं, तब भी कांग्रेस की जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया में वो बीजेपी से बहुत ज़्यादा कम है। उन्होंने इम्प्रूव ज़रूर किया है सोशल मीडिया के फ्रंट पर, मगर अभी भी बीजेपी के कंपैरिजन में वो कहीं भी सोशल मीडिया पे नरेटिव को नहीं बना पा रहे हैं। तो ये था कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा इतिहास, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको कांग्रेस का जो फॉल है, कांग्रेस के इस हाशिए पर जाने की जो वजहें हैं, उसको समझा पाया हूँगा। एक नया पर्सपेक्टिव कांग्रेस के ऊपर सोचने का आपको एक नया नज़रिया दे पाया हूँगा कि किस तरीके से कांग्रेस इतनी ज़्यादा ताकतवर पार्टी से हाशिए पर गई। मैं लौटूंगा आगे ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, और ऑडियो के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो है उससे ऑडियो क्वालिटी अपने आप सुधर जाएगी, क्योंकि मैंने एक माइक ऑर्डर कर दिया है। वो माइक आज ही आ जाता और शायद आज ही ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे होते, मगर क्योंकि शायद कांग्रेस पे बात हो रही थी, इसलिए जेफ बेजोस ने भी बोला कि सेम डे डिलीवरी हम अमेजॉन प्राइम पे देंगे नहीं, तो तुम कल ले लेना हमसे माइक। तो अगला वीडियो में ऑडियो की कोई इशू नहीं आएगी, हाँ बालों का इशू रहेगा, क्योंकि बालों के साथ कुछ ऐसा ही है हमारा नाता। तो ये था नज़रिया का 5वां एपिसोड। मैं लौटूंगा आगे ऐसे ही एपिसोड्स के साथ।